गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम अपनी जो साइंस का है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं साइंस का, जिसका नाम है आज जो है सेल ऑर्गेनल्स। जो सेकंड वाली वीडियो थी, इससे पहले वाली वीडियो वो टर्मिनेट हो गई थी, है ना, कुछ रीजंस की वजह से। और हमने अपना जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड को डिस्कस किया था डायग्राम के थ्रू कि प्लास्टिड क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके स्ट्रक्चर के कुछ पार्ट हैं वो क्या है, वो हमने देखा था, है ना। और हमने ये भी देखा था कि जो प्लास्टिड होता है इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और जिसकी वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोला जाता है, जो हमने प्लास्टिड पढ़ा था, राइट, है ना। तो हमने कल प्लास्टिड के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हम अपना जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा है सेकंड सेल ऑर्गेनल, है ना। सेकंड सेल ऑर्गेनल, आपने वीडियो पहले वाली वीडियोस ना देखी हो तो आप पहले जाके वो देख लीजिए कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, सेल क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, और वो हमने सेल के बारे में डिस्कस किया है ना। तो इसमें ये है कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन एंड ये इसकी है जिसमें फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। और ये बाहर वाली है ये स्मूथ रहती है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें जो फोल्डिंग्स है ये फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन फोल्डिंग्स हैं, इनको हम बोल लेते हैं, इनको नाम दिया है वो है क्रिस्टी इनको बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट। तो जो फोल्डिंग्स है इनको बोला जाता है क्रिस्टी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना डीएनए रहता है और ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करती है। जितनी भी सेल की एनर्जी रहती है वो हमारे सेल की एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होके आती है। माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल को एनर्जी देता है वेरियस फंक्शंस करने के लिए, है ना। तो यह एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। तो ये रहता है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना। और ये कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इतना ही याद करने की ज़रूरत है इसमें। और इसमें कुछ मेटाबॉलिज्म चलती हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है तो वो हायर क्लासेस की स्टडीज़ में होता है। हम इसमें मतलब अगर हम अपने सिविल सर्विसेज की या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है ना। तो ये रहता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। और अंदर तो ये है कि जो मैट्रिक्स भरा ही रहता है इसके अंदर, है ना। तो ये आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, है ना। देन अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल देखते हैं, वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो जो हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ये पूरी सेल है। और अगर हम इसमें देखें कि ये रहता है, बीच में न्यूक्लियस रहता है एंड यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरीके ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके की जो फोल्डिंग्स रहती है ट्यूब्स के फॉर्म में, इन्हीं को हम बोल लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट।
और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस तरीके की जो फोल्डिंग्स रहती हैं ये 2 टाइप्स की रहती हैं। दूसरा कि इस पर जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनल है, उस पर इस तरीके से पाया जाता है, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इस तरीके से वो पाया जाता है ना। कुछ पे ये जो राइबोसोम्स हैं जो ग्रेन स्लाइस फॉर्म में रहते हैं, ये है राइबोसोम्स, है ना, ये है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, है ना। और तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। और कुछ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है। इसलिए 2 टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो है सबसे पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो इस तरीके से 2 टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं। एक तो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स नहीं रहते, जिस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इस तरीके का स्मूथ रहता है तो उसे हम बोल लेते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पर राइबोसोम्स रहते हैं उसे हम बोल देते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। क्योंकि जो राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो इसकी सरफेस है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो रफ हो जाती है ना, दाने दाने से रहते हैं इसलिए वो रफ हो जाता है, राइट। तो ये होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका जो ये अटैच रहता है ज़्यादातर ये न्यूक्लियस से अटैच रहता है। न्यूक्लियस जो होता है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इससे अटैच रहता है ये। और ये क्या करता है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो बनती है, प्रोटीन जो सेल में बनती है उसको उसमें उसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट में और उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्रोटीन को, है ना। तो इसका जो वर्क है वो है ट्रांसलेशन, है ना, ट्रांसलेशन मतलब कि प्रोटीन का फॉर्मेशन है इसका वर्क, है ना। और प्रोटीन को जो प्रोटीन बनती है उसका मॉडिफिकेशन भी ये करता है। क्यों? क्योंकि इस पर जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से ये प्रोटीन बनाते हैं। और राइबोसोम्स का जो मेन वर्क रहता है वो है प्रोटीन फॉर्मेशन, है ना, इसलिए इसका जो वर्क है वो है ट्रांसलेशन। तो ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और बहुत सारी जो मेटाबॉलिज्म रहती है, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है, राइट। तो इस तरीके से होता है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। देन हम देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, वो है हमारा, है ना। हम डायग्राम्स के ही थ्रू देखते हैं सारी चीज़ों को क्योंकि ये बायोलॉजी है, डायग्राम्स के थ्रू ही ये समझ में आती है। और नेक्स्ट है अब हमारा, वो है हमारा राइबोसोम्स। अब नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स, है ना। तो राइबोसोम्स क्या है, जो सेल रहती है, ये है सेल। राइबोसोम्स जो प्रेजेंट रहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, इस तरीके के ग्रेन्यूल्स रहते हैं, छोटे छोटे दाने दाने रहते हैं, इन्हीं को हम बोल देते हैं इन राइबोसोम्स। और ये हमारे जो हमने अभी देखा कि जो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पर भी ये पाए जाते हैं इस तरीके से, है ना, हमने देखा। तो इस तरीके से ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये ग्रेन के जैसे साइज के रहते हैं। और इनका फंक्शन है इनका, वो है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन जो बनती है, जितनी भी सेल में जो प्रोटीन बनती है वो राइबोसोम्स की प्रेजेंस के ही वजह से प्रोटीन्स बनती है जो हमारी सेल्स रहती हैं, है ना। तो इसलिए इसका मेन वर्क यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ये हर एक सेल में पाए जाते हैं, वो चाहे हमारी प्रोकार्योटिक सेल हो या यूकार्योटिक सेल हो, है ना। और जो राइबोसोम्स रहते हैं वो 2 टाइप्स के रहते हैं, है ना। टाइप्स इसके कितने हैं, वो है 2, वन इज 70S, है ना, एंड अनदर इज 80S। और ये S क्या है, एक सेडबर्ग यूनिट है, जो जिस तरीके से हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसकी यूनिट रहती है किलोग्राम, लीटर, है ना। और उस तरीके से इसी तरीके से ये राइबोसोम्स को मीजर करने की ये यूनिट रहती है। जो 70S जो राइबोसोम्स रहते हैं वो प्रोकार्योटिक सेल में रहते हैं, प्रोकार्योटिक
प्रोकार्योटिक सेल्स में रहते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रोकार्योटिक सेल क्या होती है, ऐसी सेल्स जो जिनकी जो ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स एंड जो न्यूक्लियस रहता है वो बेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहता है, वो उथल पुथल इसी तरीके से कहीं पर भी फैले रहते हैं। उनकी जो सेल मेम्ब्रेन से जिस तरीके से होना चाहिए प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो नहीं होता, उन्हें हम बोल देते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स। एंड दूसरी होती है यूकार्योटिक सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है एंड सारे सेल ऑर्गेनल्स अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं ना, तो उन्हें हम बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, है ना, प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स। तो ये रहते हैं हमारे राइबोसोम्स के टाइप की। जो राइबोसोम्स हैं वो यूकार्योटिक में होते हैं, वो 80S होते हैं एंड जो प्रोकार्योटिक सेल्स रहती हैं उसमें 70S टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है ना। और एस ये क्या है, एक सेडबर्ग यूनिट है राइबोसोम्स को मेजर करने की, है ना। और इसके भी सब डिवीजन हम देखते हैं। जो 70S है, 70S भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, वो है हमारा 40 एंड 30S एंड 50S, है ना, 30S एंड 50S है, राइट। ये इस तरीके से आपको थोड़ा समझना है, अगर इनकी गहराई में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएंगे। मैं उससे आगे भी पढ़ा सकती हूँ कि ये क्या होता है। आप देखिए कि जो 70S एक यूनिट है ना, ये इस तरीके से मापा जाता है जैसे इनकी साइज के अकॉर्डिंग मापा जाता है कि इनकी साइज क्या, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। एंड जो 80S है, 80S जो राइबोसोम्स रहते हैं उसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, वो है इधर 60S एंड 40S, 60S एंड 40S। तो इस तरीके से आप ये ज़्यादा डीप में जाने के लिए इतना याद रख सकते हैं, इस तरीके से इनके डिविजन्स है, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और ये चीज़ तो आप ध्यान में रखिएगी कि जो प्रोकार्योटिक सेल्स हैं उनमें जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो 70S टाइप रहता है ना, और यूकार्योटिक सेल्स रहती हैं उनमें 80S टाइप का रहता है, राइट। तो ये था हमारा राइबोसोम्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि राइबोसोम्स क्या होता है। और राइबोसोम्स हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बीच में भी पाया जाता है। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और या पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं भी ये पाए जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ये राइबोसोम्स के बारे में ध्यान रखिएगा। और ये फंक्शन है और ये टाइप्स हैं राइबोसोम्स के, और ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है, राइट। और अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो हमारा गोल्जी बॉडीज नेक्स्ट है। अब हमारा वो है गोल्जी बॉडीज, है ना। तो गोल्जी बॉडीज है, गोल्जी बॉडीज का जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। ये हमारा पूरा सेल है ना, ये हमारा सेल है पूरा। तो ये न्यूक्लियस के अराउंड पाया जाता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, राइट। और इस तरीके से ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स एक इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ट्यूब्यूल्स रहते हैं ये इस तरीके से ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो हमारे इससे कनेक्ट रहते हैं, हमारे जो न्यूक्लियस है उससे कनेक्ट रहते हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके का। अगर हम देखें तो इस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं, है ना, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं गोल्जी बॉडीज। अब ये क्या करती है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है इस तरीके का, जो स्ट्रक्चर रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये ट्यूब्यूल्स रहते हैं। तो यहाँ से जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुई है, जो राइबोसोम्स रहते हैं उनके द्वारा, इस प्रोटीन्स को क्या करते हैं, ये ट्यूब्यूल्स इसके सराउंड में पाए जाते हैं, ये इस तरीके से सराउंडिंग में पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन्स को क्या है, अपने से लेकर प्रोटीन जो भी यहाँ से बनी प्रोटीन उसको अपने साथ लेके उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। देन क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन को सेल के बाहर या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, सेल के बाहर भी निकाल देते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। तो इसका जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन है ना। ये जो प्रोटीन निकलती है उस पर कुछ सब्सटेंसेस को अपने इस पर डिपॉजिट करती है, जिससे कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से पैक हो जाता है, प्रोटीन की अच्छे तरीके से पैकिंग हो जाती है। एंड ये पैकेट्स बना के जो प्रोटीन के पैकेट्स बनाए हैं उनको दूसरी जगह ये पार्सल कर देती है ना। इस तरीके से मतलब कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की पैकेजिंग करने का और उसको ट्रांसपोर्ट करने का एक जगह से दूसरी जगह जो वर्क होता है वो होता है हमारी गोल्जी बॉडीज का, है ना। तो आपने स्ट्रक्चर देख ही लिया कि जो इसका स्ट्रक्चर रहता है वो एक ट्यूब्यूल्स के फॉर्म का रहता है ना। इस तरीके से ट्यूब्स लाइक फॉर्म, ऐसी इस तरीके से ट्यूब जैसा पाया जाता है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, जो मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों को भी आप नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से होता है हमारा जो है वो है कि गोल्जी बॉडीज, है ना। और ये एनिमल सेल्स में इनको गोल्जी बॉडीज बोला जाता है, एंड जो प्लांट सेल्स में इन्हीं को बोला जाता है डिक्टायोसोम, है ना। जिन्हें प्लांट सेल्स में इसको बोला जाता है डिक्टायोसोम, इसी को, है ना, डिक्टायोसोम्स बोला जाता है ना। तो ये एनिमल सेल्स में इनको गोल्जी बॉडीज या गोल्जी अपैरेटस भी बोला जाता है। इसको गोल्जी, दूसरा नाम में ये है गोल्जी अपैरेटस, क्योंकि इसकी जो खोज की थी, इसको डिस्कवर किया था, जो साइंटिस्ट का नाम है उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर इसका गोल्जी बॉडीज नाम रखा गया, राइट। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर रहता है, एंड ये इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इसका काम रहता है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, है ना। और इस तरीके से इसका वर्क रहता है, कहाँ पर पाया जाता है, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उससे कनेक्टेड न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है इस तरीके से। और ये प्रोटीन्स को जो बनती है प्रोटीन सेल्स के अंदर, उसको एक जगह से दूसरी जगह ये मतलब पहुंचाता रहता है ना। तो ये होता है हमारी गोल्जी बॉडीज का नाम, और ये हर सेल्स में पाई जाती हैं, ये हर सेल्स में पाई जाती हैं एक्सेप्ट जो हमारी आरबीसी रहती हैं, जो हमारी आरबीसी रहती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी में ये नहीं पाया जाता, है ना। और जो प्लांट्स की जो सेल्स रहती हैं वो है सीव ट्यूब्स में नहीं पाया जाता है ना। और ये और भी जो कुछ सेल्स रहती हैं, जैसे कि कुछ सेल्स रहती हैं जो कि कलरलेस सेल्स रहती हैं, जैसे कि अगर हम देखें जो स्पर्म सेल्स रहती हैं उसमें भी ये पाया नहीं जाता, स्पर्म सेल्स में भी ये नहीं पाई जाती। वो कौन सी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज, राइट। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी हर जगह पाई जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, वहाँ पर ये गोल्जी बॉडीज नहीं पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल वो है हमारा सेंट्रियोल्स। देखिए छोटी सी सेल रहती है, उसके अंदर कितना सारा मटेरियल रहता है ना। और ये एक तरीके से सब चीज़ें मिलके इस तरीके से काम करती है जिस तरीके से एक सिस्टम काम करता है ना। वो है हमारा, अब नेक्स्ट है हमारा सेंट्रियोल। है ना, ये है नेक्स्ट हमारा, वो है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल रहता है, जैसे ये सेल है, ये सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का ये स्ट्रक्चर है ना। तो इस तरीके से पाए जाते हैं सेंट्रियोल। ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में इस तरीके से पाए जाते हैं, कॉर्नर पे पोल्स पर पाए जाते हैं सेंट्रियोल। और जब सेल डिवीजन होता है, जब एक सेल से दो सेल बनती है, उसे हम बोल देते हैं सेल डिवीजन। उस टाइम ये हेल्प करता है सेल को डिवाइड करने में, सेल का जो साइटोप्लाज्म है और उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उनको डिवाइड करने में ये हेल्प करता है सेंट्रियोल। तो इस तरीके से क्या करता है फिर ये, इसमें जब सेल डिवाइड होती है इस तरीके से फाइबर्स इसमें से निकलते हैं, जो कि सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, है ना। इस तरीके से ये इसके पोल्स पर पाए जाते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं सेंट्रियोल, है ना। इनको हम बोल देते हैं
सेंट्रियोल, राइट। और ये जो होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं रहते, ये प्लांट सेल में नहीं रहते, ये ध्यान रखिए, जो प्लांट सेल में एब्सेंट रहते हैं ओनली एनिमल सेल में रहते हैं, एनिमल सेल्स में रहते हैं, एनिमल सेल्स में रहते हैं। और जो प्रोकार्योटिक सेल है प्रोकार्योटिक सेल्स में भी नहीं रहते, जो प्रोकार्योटिक सेल्स हमने पढ़ी वो प्रोकार्योटिक सेल्स में नहीं रहते, ये ओनली एनिमल सेल में रहते हैं। जो फिर जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम ये क्या करते हैं, ये जो इस तरीके से ट्यूब्यूल्स को जनरेट करते हैं, ट्यूब्यूल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन, है ना। तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये होते हैं हमारे सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। देन हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा साइटोस्केलेटन, वो है हमारा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, है ना। साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल है, इस सेल के अंदर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, ट्यूब्स लाइक्स, माइक्रोफिलामेंट्स लाइक, इस तरीके से, है ना, इस ट्यूब्स लाइक्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर पूरी सेल्स में पाए जाते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि जो सेल रहती है, सेल एक रिजिड बनी रहती है, उसको उसका एक शेप बना रहता है ना, जिससे कि गोल गोल शेप हो जाना, है ना। इसका जो राउंडेड शेप है वो एक इसको सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कठोरता एक प्रोवाइड करती है जो जो साइटोस्केलेटन जो रहती है ना, क्योंकि इस तरीके से जो सेल को मेंटेन करने का काम करते हैं ना। तो इनका जो फंक्शन है वो है मेंटेनिंग द फंक्शन ऑफ, शेप मेंटेन करने का, है ना। तो शेप को, ये सेल की शेप को शेप मेंटेन करता है, सेल की शेप को मेंटेन करने में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, साइटोस्केलेटन्स हैं, वो हेल्प करते हैं ना। तो यही आप ध्यान रख सकते हैं कि जो साइटोस्केलेटन है इस तरीके से ट्यूब्स पाए जाते हैं, फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं पूरी सेल्स में, और उनका जो काम रहता है वो है शेप को मेंटेन करना सेल्स की, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा, है ना। और देन अब हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो है हमारा सिलिया एंड फ्लैजेला। ये छोटे छोटे हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। देन अब हमारा सिलिया एंड फ्लैजेला, सिलिया एंड फ्लैजेला, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। सिलिया मतलब इस छोटे छोटे से इस तरीके से प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इस तरीके से हेयर लाइक, है ना, इस तरीके से हेयर लाइक जो प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं सेल्स के अंदर, है ना, सेल्स में इस तरीके से। और कुछ रहते हैं बड़े, कुछ रहते हैं छोटे, कुछ बड़े रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं, है ना। तो जो बड़े रहते हैं साइज में, जो लार्ज रहते हैं, लार्ज साइज के रहते हैं, उनको हम बोल लेते हैं फ्लैजेला। एंड जो स्मॉल साइज के जो रहते हैं फिलामेंट्स, उसको हम बोल लेते हैं सिलिया, है ना। इन दोनों में इतना ही अंतर है। और ये इनका जो वर्क है वो है सेल की मोशन में हेल्प करते हैं, मोशन ऑफ सेल, सेल को मूव करने में ये हेल्प करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये सेल में हेल्प करते हैं, इस तरीके से ये पाए जाते हैं, है ना। तो जो लार्ज साइज के रहते हैं उन्हें फ्लैजेला बोलते हैं, एंड जो स्मॉल साइज के रहते हैं उन्हें हम सिलिया बोलते हैं। तो इस तरीके से ये इनका जो काम रहता है और ये शेप रहता है, राइट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ये इतने ही इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और ये इनका वर्क रखना है कि सेल को मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये हेल्प करते हैं। देन हमारा जो सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारा एक सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम्स, हाँ, तो लाइसोसोम्स क्या है, ये भी इस तरीके से जो वैक्यूल रहता है ये खाली सेल्स में, ये पूरी सेल है हमारी,
हर एक सेल में क्या होता है, इस तरीके से खाली एक जगह रहती है ना, जहाँ पर कुछ नहीं रहता। इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोल देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, राइट। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो भी सेल्स में कुछ गंदगी पड़ी है, कुछ भी डेड हो गई है, कुछ भी चीज़, कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है इसमें, तो वो ये क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं जो लाइसोसोम्स रहता है, और वो इसमें आके क्या होता है, उसे खत्म कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि जो एंजाइम्स रहते हैं जो भी इसके अंदर आता है उन सबको खा जाते हैं, है ना। तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए एक क्या होता है कि कभी कभी क्या है, लाइसोसोम्स फट जाता है, ये रप्चर हो जाता है, और इसके जो एंजाइम्स रहते हैं वो पूरी सेल में फैल जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि अब ये पूरी जो सेल है उसी को खत्म कर देते हैं, उसी को खा जाते हैं, मतलब पूरी सेल ही डाइजेस्ट कर दिए एंजाइम्स ने, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सुसाइड वैग भी बोलते हैं हमारी सेल्स का। तो जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स का सुसाइड वैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग भी बोलते हैं इसको, है ना, सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसने पूरी सेल ही खा ली, पूरी सेल को ही खत्म कर दिया, है ना, जब ये फटा तो। और इसमें जो ये क्यों खत्म कर दी, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो इसमें रिलीज हो गए, वो पूरी इसने सबको खत्म कर दिया, सबको डाइजेस्ट कर दिया, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि जो सेल है, सेल का सुसाइड बैग किसको बोला जाता है, तो सेल का सुसाइड बैग जो बोला जाता है वो बोला जाता है लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइड बैग बोला जाता है ना। तो ये हमारा लाइसोसोम्स, राइट। और ये आप स्ट्रक्चर बना के याद रख सकते हैं, इनका फंक्शन एंड इसका स्ट्रक्चर, है ना। तो ये हमारे सेल ऑर्गेनल्स एंड कुछ और भी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो भी हमारे सेल्स में पाए जाते हैं, है ना। जैसे कुछ माइक्रो बॉडीज रहती हैं, कुछ माइक्रो बॉडीज रहती हैं, मतलब छोटी छोटे कुछ इस तरीके से दाने दाने भी पाए जाते हैं, है ना, सब्सटेंसेस के इस तरीके से वो भी इसमें पाए जाते हैं, जिनको हम बोल लेते हैं माइक्रो बॉडीज, है ना, माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। जो इस तरीके छोटे छोटे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनको हम बोल लेते हैं माइक्रो बॉडीज, है ना। तो ये होती है माइक्रो बॉडीज। एंड जो कुछ होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हमारी सेल्स में रहते हैं जो कि इनएक्टिव रहते हैं, इनएक्टिव सेल ऑर्गेनल्स। इनएक्टिव सेल ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो मतलब उनका इस तरीके से कोई वर्क नहीं होता, कोई उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन वो हमारी सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऑयल है, फैट्स हैं, वो इस तरीके के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पाई जाती हैं, उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, इनएक्टिव। इस तरीके की ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। और जैसे कोई गम है, और जैसे गम है, जिलेटिन है, इस तरीके के बहुत सारे जो इनएक्टिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इनएक्टिव सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ऑयल, है ना, गम, जिलेटिन, लेटेक्स, है ना, बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं इसमें, जो कि जो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म रहती हैं उसके बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसी के प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो कि जिन्हें हम बोल देते हैं इनएक्टिव सेल ऑर्गेनल्स, है ना। तो वो भी हमारी सेल की बॉडीज में पाए जाते हैं, है ना। तो एक तो होते हैं रिजर्व, जो इनएक्टिव सेल ऑर्गेनल्स रिजर्व,
रिजर्व, रिजर्व मतलब कि इसमें जो पड़े रहते हैं एक रिजर्व तरीके से, है ना, रिजर्व पड़े रहते हैं, जैसे कि जिन्हें हम बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, प्रोटीन, ऑयल एंड एटसेट्रा, है ना, जो कि मतलब रिजर्व रहते हैं, ये रिजर्व मटेरियल रहते हैं। एंड कुछ रहते हैं सीक्रेटरी, जैसे कि कुछ एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स के कुछ सीक्रेशन से जो निकलते हैं, सीक्रेशन से जो निकलते हैं उन्हें हम बोल देते हैं सेक्रेटरी, है ना, जैसे कि गम है, लेटेक्स है, दूसरा है हमारा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जो ऑर्गेनल्स हैं, है ना, तो सेक्रेटरी में आ जाता हमारा जो लेटेक्स है, लेटेक्स, लेटेक्स है, गम, जो जो मतलब कि सीक्रेशन से निकलते हैं, एक सीक्रेशन से जो निकलते हैं, जो भी जिस तरीके से सेल ऑर्गेनल है वहाँ से निकलना, या सेल की कुछ क्रियाएं हुई वहाँ से सीक्रेट होके निकलना, इस तरीके से ये बाहर जो निकल आता है ना, उसे हम बोल देते हैं सीक्रेटरी, जो इनएक्टिव सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ माइन्यूट छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। और जो लार्ज लार्ज हैं वो तो हमने देख लिए, और भी हम पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हमारे, वो है न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। न्यूक्लियस एक बहुत ही मेन पार्ट होता है सेल का, जिसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे हम वैक्यूल पढ़ते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल, जो वैक्यूल होता है वो सेल में एक खाली जगह होती है, जो जैसे हम वैक्यूम नहीं बोल देते, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब खाली जगह, वैक्यूम मतलब खाली जगह। तो सेल में इस तरीके की खाली जगह पाई जाती है जहां पर कुछ नहीं होता, सिर्फ एयर भरी रहती है ना, उसमें कुछ नहीं होता है, उसी को हम बोल देते हैं वैक्यूल। और जो प्लांट है, प्लांट सेल में ये ज्यादा बड़ा रहता है कंपेरिजन टू एनिमल सेल में, है ना। तो ये होता है हमारा वैक्यूल, ये होता है वैक्यूल। तो ये वैक्यूल का काम यही रहता है कि इसमें अगर कुछ चीज रहती है तो इसमें आके गिर जाती है ना, अनवांटेड चीज है वो आ जाती है इसमें, इस तरीके से ये वैक्यूल का जो काम रहता है। और जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में छोटा रहता है, एंड प्लांट सेल में बहुत ज्यादा बड़ा रहता है ना। तो ये होता है वैक्यूल, है ना। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वो है हमारा न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस जो सेंटर के जो हमारा सेल रहती है, ये सेल है, सेल के सेंटर में पाया जाता है ना, सेल के सेंटर में पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है, ये डबल मेम्ब्रेन से बना रहता है इस तरीके से। और जो ये इसके इधर रहता है, ये रहता है इसका साइटोप्लाज्म सेल का, एंड जिस इसके अंदर जो मटेरियल भरा रहता है, ये मटेरियल मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें जो एक जेनेटिक मटेरियल भरा रहता है, इससे थ्रेड लाइक मटेरियल भरा रहता है। अब हम न्यूक्लियस को एक बड़े से स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कैसा दिखता है न्यूक्लियस, है ना। इस तरीके से हम ये पूरा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये सेल नहीं है, ये सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये की है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, है ना, डबल मेम्ब्रेन है ना, ये डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है ये, एंड ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइट। और इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल जो भरा रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका, उसको हम बोल देते हैं क्या, उसको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, है ना। जो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम बोल लेते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। और ये क्रोमोसोम्स क्या है, यहीं पर ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जो क्या होता है, डीएनए रहता है,
डीएनए, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये डीएनए के बने रहते हैं एंड आरएनए, फिर इसी से क्या होता है, आरएनए बनता है ना। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए एंड आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर चलती रहती है ना। तो इन सारी जो प्रोसेस हैं, प्रोसेस के बारे में हम क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस के बारे में ये पूरा अच्छे तरीके से प्रोसेस हमें समझनी है। क्योंकि जो न्यूक्लियस रहता है सेल का एक मेन पार्ट रहता है, एक मेन सेंटर रहता है जहाँ पर जेनेटिक जो भी क्रियाएं हैं, रिएक्शंस हैं, जो डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से फिर प्रोटीन बनना, इन सारी रिएक्शंस को और जो क्रियाएं हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट है ना। तो अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो आई होप आप लोगों को ये सेल ऑर्गेनल्स हमने पढ़े हैं, अपनी जो सेल्स हैं, तो वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कौन सा टॉपिक भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी कवर कराया जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।